Hello, welcome once again. Today we are going to start a new topic. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से पिछले टॉपिक पे बेस्ड है। हम क्या कर रहे थे, टेंसेस के 4 लेक्चर्स हुए जिसमें सारे टेंसेस आपको करवाए गए हैं। उसी से रिलेटेड और उसी के ऊपर बेस्ड है न्यू टॉपिक हमारा, जो कि इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो इसके टाइटल से क्लियर है कि इसमें एक ही सेंटेंस के अंदर एक से अधिक टेंसेस का उपयोग होगा और उसकी सीक्वेंस का हमें ध्यान करना है कि उसमें जो 2 तरह के सेंटेंस आ रहे हैं या 3 तरह के आ रहे हैं उनमें टेंस कैसे प्रयोग में आएंगे, वो हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो टेंस आपको बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, जो 12 आपको टेंस करवाए गए हैं वो सारे बिल्कुल सारे रूल्स आपको ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप ये सीक्वेंस वाला टॉपिक कर पाएंगे। तो रिवाइज करने के लिए एक बार और बता देता हूँ आपको, जो हमने टेंसेस किए हैं 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फिर हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने किया। उसके बाद हमने किया ये पास्ट के सारे इसी तरह से किए, पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस और फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर इसी तरह से फ्यूचर के हमने चारों टेंसेस किए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट हमने किया, और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब हम कर चुके हैं। दोबारा क्यों बता रहा हूँ, ताकि एक बार से रिवाइज हो जाए और सारे रूल्स जो है आपको पता हो। अब इनके रूल्स एक बार और देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस P1 प्लस S और PS, वर्ब के साथ जैसे एस का प्रयोग, और नेगेटिव है तो डू और डज, इसके अंदर ये है। उसके बाद हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस is and are प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। फिर परफेक्ट टेंस में
सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर। इसी तरह से पास्ट टेंस में हमने देखा S plus B2 verb second form, only second form, and if we have to make a negative sentence then we use the helping verb did plus B1 नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। Similarly, in past continuous tense, we use the helping verb was verb subject plus was plus verb plus B1 plus ING। इस तरह से परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस verb third form। Then in past perfect continuous tense subject plus had plus been plus B1 plus ING form plus since or for according to the situation। उसके बाद future tense in future indefinite subject plus shall or will plus verb first form। Then future continuous subject plus shall will plus एक और हेल्पिंग वर्ब be shall be will be plus verb ING form। Then in future perfect tense subject plus shall be plus helping verb have। In order to show the perfection of the action we use helping verb have also। shall be plus have plus verb third form। And then the last tense future perfect continuous, इसमें subject plus shall will plus have plus been plus B1 plus ING form plus since और for। तो एक तरह से एक ब्रीफ समरी होगी सारे टेंसेस की जो कि आपको टिप्स पे होनी चाहिए नेक्स्ट टॉपिक ये वाला जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस समझने के लिए। अब इसमें वैसे तो आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक दो चीजें जो कॉमन है वो आप देख लीजिए। कंटिन्यूअस टेंस जो है चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, उसमें एक चीज कॉमन है सारे कंटिन्यूअस टेंस में इधर वर्ब की ING फॉर्म आ रही है। पास्ट का जो कंटिन्यूअस है वर्ब की ING फॉर्म आ रही है। फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस है वर्ब की ING फॉर्म आ रही है। ठीक है।
और चेंज कहाँ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर चेंज हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। तो किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो रही है विद द चेंज इन द टेंस। जैसे हम टेंस चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल विल और बी। शैल बी विल बी। एक चीज कॉमन है आईएनजी फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ रहा है। तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। इस तरह से जो परफेक्ट टेंस है सारे परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेट देयर बी नो कंफ्यूजन। आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस आते ही ये तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। चाहे देख लें यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट का परफेक्ट है, वर्ब थर्ड फॉर्म फ्यूचर का परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो कुछ चीजें जो है जो फिक्स है उनको उसी हिसाब से आप ध्यान कर लें तो आपको याद रहेगा, याद करने में आसानी भी रहेगी इस तरह से आप करेंगे तो। और इसी तरह से जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें एक चीज जो कॉमन है वो बीन प्लस आईएनजी, इधर बीन आ रहा है और प्लस आईएनजी और सिंस फॉर, ये कॉमन चीजें हैं। इन ऑर्डर टू शो दी, क्योंकि इसका नाम ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस एक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका कुछ पोर्शन हो चुका है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो जारी है। तो परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, दोनों चीजें में शो करनी है। तो परफेक्शन शो करने के लिए तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज है आ गई। बट इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, बाकी का जो बचा हुआ एक्शन है उसकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ रही है। और टाइम शो करने के लिए सिंस फॉर का यूज हो रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। ये बीन आ गया आईएनजी और फिर ये सिंस फॉर, ये तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये देखो बीन आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई और फिर सिंस फॉर। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी बीन आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई और फिर सिंस फॉर। और सिंस और फॉर का जो यूज है इसके बारे में बताया हुआ है आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाना है। कोई भी ड्यूरेशन है, पीरियड है, अवधि दी हुई है तो फॉर लगाना है। तो ये बिल्कुल आपके पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए सभी टेंसेस का, तभी जो है हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कर पाएंगे। ये जो सीक्वेंस नया टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इसमें हम ये देखते हैं कि एक ही सेंटेंस के अंदर अगर वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेन क्लॉज होगी, दूसरी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो कौन सी क्लॉज में कौन सा टेंस होगा इसका हमें ध्यान करना है, सीक्वेंस का ध्यान करना है कि कौन सी क्लॉज के बाद कौन टेंस जो यूज हो रहा है फर्स्ट क्लॉज में, तो सेकंड में कौन सा टेंस यूज होगा, उस सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना है। अब हम वर्क करेंगे टॉपिक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। जैसे एग्जांपल है if you work hard you will pass। now in this sentence you can see that देखने में तो लग रहा है कि ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर
दो पार्ट दिया हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लॉज, जिसको क्लॉज बोलते हैं। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, क्लॉज हम डील नहीं कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि इस सेंटेंस के अंदर जो बेसिक जो बात है वो यू विल पास, ये सेंटेंस का मेन पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है इफ यू वर्क हार्ड, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो मेन पार्ट है सेंटेंस का, इट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, क्योंकि इसका अपना कंप्लीट मीनिंग निकलता है। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड इट कैन स्टैंड अलोन एंड ऑन इट्स ओन इट इज गिविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग। अपने आप में इसका मीनिंग निकल रहा है, यू विल पास, इतना ही बोल दें यू विल पास तो भी चल जाएगा। लेकिन चूंकि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इफ यू वर्क हार्ड, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या इसको सबऑर्डिनेट की जगह पे डिपेंडेंट भी कह देते हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो मेन क्लॉज है ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इसका अपना खुद का मीनिंग है कंप्लीट, तो इसको हम मेन की जगह पे इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये बात भी ध्यान करनी जरूरी है क्लॉज के बारे में थोड़ा सा, हालांकि अभी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अभी डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को कर पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। The book which you gave me is very interesting. The book which you gave me is very interesting. Now, in this sentence, also there are two parts. We can break this sentence into two parts. One part can stand alone, it has got its own meaning, complete meaning, इसका अपना complete meaning है, और दूसरा जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सा पार्ट है इसमें जिसका अपना खुद का मीनिंग है? The book is very interesting. The book is very interesting. वो पुस्तक बहुत ही रोचक है। ये बात अपने आप में कंप्लीट है, and that's why it is called main clause. मेन क्लॉज कोई जरूरी नहीं कि इकट्ठी रहेगी, इट कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, दूर दूर हो सकती है, कुछ पोर्शन इसका इधर आ गया, कुछ पोर्शन उधर चला गया, ब्रेक भी हो सकती है, लेकिन इसको कहेंगे मेन क्लॉज। और जो रिमेनिंग पार्ट है विच यू गेव मी, कौन सी बुक जब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, विच यू गेव मी, जो कि आपने मुझे दी थी। ये जो पोर्शन है विच यू गेव मी, ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है, एंड फॉर इट्स मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। तो ये क्या कहलाएगा, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंट है, अधीन है, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है।
अब बात हो रही है अपनी सीक्वेंस की, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो जैसे ये सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें कुछ आपको लग रहा है टेंसेस जो किए थे ऐसे लगता है जैसे मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें बस एक ही बात कह दी एक ही टेंस में। तरह तरह की बातें हमें व्यक्त करनी होती है, तरह तरह की एक्शन को हमें शो करना होता है, तो तरह तरह के टेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही टेंस आएगा, टेंस आपस में मिक्स होते रहते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होगा ये हमें ध्यान करना है। जैसे इसमें इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर जो वर्क आ रहा है ये कौन सी फॉर्म है वर्क की, ये वर्क फर्स्ट फॉर्म है वर्क। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये विल पास, ये क्या है, ये फ्यूचर का है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और ये कौन सा है, सिंपल इतना ही कह रहे हो, इफ यू वर्क हार्ड, ये बात तो वही है मतलब फ्यूचर वाली, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए टेंस का, कौन से टेंस का सहारा ले रहे हैं, वो है प्रेजेंट का। यहाँ पर ये है प्रेजेंट टेंस, वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक पोर्शन उसका प्रेजेंट टेंस में है, दूसरा जो है ये फ्यूचर टेंस में है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के कारण हो रहा है, ये हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग हिसाब होता है, अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, पंजाबी में अलग है, जर्मन में, फ्रेंच में, सब में अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को अगर देखना हो आप हिंदी में करके देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। हिंदी में अगर बोलना हो तो कहेंगे यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। इसका मतलब हिंदी में दोनों तरफ फ्यूचर आ रहा है, इधर भी फ्यूचर, इधर भी फ्यूचर टेंस आ रहा है और इधर भी फ्यूचर टेंस आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो रहा। इंग्लिश में उसी चीज को, उसी बात को व्यक्त करने के लिए क्या हो रहा है, इधर जो है प्रेजेंट टेंस आ रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप हार्ड वर्क करोगे, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। तो हिंदी में दोनों तरफ गे, जाओगे, करोगे, हार्ड वर्क करोगे, पास हो जाओगे, दोनों तरफ फ्यूचर आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में अगर आपने दोनों तरफ फ्यूचर लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यू विल पास, आप पास हो जाओगे, विल आया हुआ है, यहाँ अगर आपने विल लगा दिया, यहाँ यहाँ अगर आपने विल का यूज कर दिया तो दैट विल बी रॉन्ग। हिंदी में चल जाएगा पर इंग्लिश में नहीं चलेगा। ठीक है, हिंदी में आप कह दिया कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप पास हो जाओगे, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। यहाँ पे क्या करना, हमें विल का यूज नहीं करना। ठीक है, ये नहीं लगेगा, इसको नहीं लगाना। ये बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं, सीक्वेंस से, सीक्वेंस ऑफ टेंस। हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो ध्यान रखना है, जो बात बता रहा हूँ। उसी तरह से ये सेंटेंस है, द बुक विच यू गेव मी, जो बुक आपने मुझे दी, इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो पुस्तक आपने मुझे दी वो बहुत ही रोचक है। अब यहाँ गेव कौन सा टेंस है, ये गेव, तो ये क्या है, ये सिंपल B2 सेकंड फॉर्म का वर्ब यूज हो रही है, और सिंपल B2 का मतलब क्या हो गया, ये पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है ये। और इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इज लगा रहे हैं, ये इज तो प्रेजेंट का है। ठीक है, एक तरफ एक ही सेंटेंस है, एक तरफ उसमें पास्ट टेंस यूज हो रहा है, दूसरे में प्रेजेंट यूज हो रहा है, तो ये इस तरह से मिक्सिंग करनी पड़ती है। और मिक्सिंग करने के बाद सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसमें भी बहुत कुछ करना बाकी है, और उसके लिए सबसे पहले तो हमें टेंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो 12 टेंस करे उनके रूल्स अभी मैंने आपको बताए, जो चार्ट बना करके, वो सारे आपको पता होना चाहिए। प्लस ये क्लॉज का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें
कंडीशनल सेंटेंस का पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल इसका, Since you were not there, I gave the book to your brother. क्योंकि आप नहीं थे इसलिए मैंने बुक आपके ब्रदर को दे दी। इसमें भी एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक मेन है, दूसरा सबऑर्डिनेट है। कौन सा मेन है? आई गेव द बुक टू योर ब्रदर, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है अपने आप में। तो ये क्या है? ये मेन क्लॉज हो गई। और जो रिमेनिंग पार्ट है सिंस यू वर नॉट देयर, ये अपने आप में इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट है? सबऑर्डिनेट है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? मेन क्लॉज के ऊपर। अब इसका टेंस देखो, सिंस यू वर नॉट देयर, ये वर क्या है? पास्ट टेंस का है। वर से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है इसमें। और गेव क्या है? V2, सिंपल V2, ये भी पास्ट है। ठीक है, इधर भी पास्ट है, उधर भी पास्ट है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही टेंस दोनों में आएगा। अकॉर्डिंग टू द नीड्स, आवश्यकता के अनुसार टेंसेस का कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर पास्ट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी टेंसेस का ही खेल है। एक सेंटेंस दिया होगा, उसके दो पार्ट्स हम कर सकते हैं। एक पार्ट में कोई टेंस होगा, दूसरे में कोई टेंस होगा। हमें ध्यान करना है कि कौन से पार्ट में कौन सा टेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन होती है, कोई शर्त दी होती है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशन कई तरह की होती है। जैसे पहली है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन एग्जांपल लेके देखते हैं। If you come tomorrow, I will give you a present.
यदि आप कल आओगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है। इफ यू कम टुमारो आई विल गिव यू अ प्रेजेंट। अब इसमें आप देखो सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। ये हो गया कंडीशन। कंडीशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन कौन सी है? इफ यू कम टुमारो, यदि आप कल आओगे, ये कंडीशन है। तो क्या होगा? आई विल गिव यू अ प्रेजेंट, मैं आपको एक प्रेजेंट दूंगा, गिफ्ट दूंगा। ये इंडिपेंडेंट है, मेन क्लॉज है, अपने आप में स्टैंड कर सकती है, ठीक है। किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना इसको। ये इसका अपना खुद का मीनिंग है, तो ये मेन क्लॉज है। और ये सबऑर्डिनेट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है किसी और के ऊपर। किसके ऊपर? मेन क्लॉज के ऊपर। अब इसका टेंस देखिए, इफ यू कम टुमारो, कम ये क्या है? ये प्रेजेंट का है। और इधर क्या है? ये विल और गिव, ये है फ्यूचर का। तो इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो रहा है। इस तरह से ओपन कंडीशन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट कैन बी कंप्लीटेड। ये जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो पूरी की जा सकती है, इसको हम पूरी कर सकते हैं। जैसे इफ यू कम टुमारो, यदि आप कल आओगे, तो आना तो आपके हाथ में, आप आ सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, लेकिन आ तो सकते हो। तो कंडीशन आपके हाथ में है। इसको हम ओपन, ये ओपन कंडीशन है। आप आओगे तो गिफ्ट मिल जाएगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मामला ओपन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ओपन कंडीशन। If you press this button, the door opens. टेंस कौन सा है? प्रेस, सिंपल V1। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओनली V1। यदि आप इस बटन को दबाते हो, द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? एक तरह से मैकेनिकल एक्शन है। तो कोई भी मैकेनिकल एक्शन को अगर हमें व्यक्त करना हो, तो उसके लिए हम इस कंडीशन का, ओपन कंडीशन का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर इधर V1 है और इधर भी V1 है। इधर प्रेजेंट टेंस है और इधर भी प्रेजेंट है, दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, इधर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है साथ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन में ये प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन भी आता है। यदि आप कल आओगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो एक तरफ, क्योंकि हिंदी में हम दोनों तरफ फ्यूचर यूज करते हैं, आओगे इधर और इधर गिफ्ट दूंगा, दोनों तरफ फ्यूचर हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में दोनों तरफ शैल विल का यूज नहीं कर सकते, एक तरफ से हटाना पड़ेगा। मेन क्लॉज के अंदर लगाएंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर शैल या विल का यूज नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो हुई ओपन कंडीशन की बात। If you heat butter
इट मेल्ट्स। यदि आप बटर को हीट करोगे तो ये मेल्ट हो जाता है। इसमें भी उसी तरह से एक तरह से नेचुरल फैक्ट है ये कि अगर हम यहाँ बटर को हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। ये तो एक बात ओपन कंडीशन की। इसी तरह से दूसरा है अनरियल, या इसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं। अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन, इसमें काल्पनिक कंडीशन भी होती है। कल्पना की बात है, रियलिटी में नहीं है। एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। If we had wings, we would fly. If we had wings, we would fly. यदि हमारे पंख होते तो हम उड़ते। ठीक है, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना हमारे पंख होंगे ना हम उड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? ये अनरियल हो गया। अनरियल बात हो गई ना, काल्पनिक है। हो क्या रहा है इसमें? टेंस कौन सा लगा रहे हैं? यहाँ क्या आ रहा है? बी टू। ये हैव के सेकंड फॉर्म है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हियर इट हैज बीन यूज्ड एज ए मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, जैसे होना, रखना, ओन करना, मालिक होना। तो इफ वी हैड विंग्स, यदि हमारे पंख होते। ठीक है, होने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? हैव की सेकंड फॉर्म हैड। वी टू टेंस कौन सा हुआ? पास्ट। ठीक है, इधर क्या हो रहा है? मेन क्लॉज के अंदर वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 का यूज हो रहा है। Why? In order to show the unreality of this action. ये एक्शन जो है अनरियल है, अवास्तविक है, काल्पनिक है, इसलिए वुड का यूज हुआ है और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इधर पास्ट टेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इधर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वुड के साथ में। वुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। If the sky fell, we should catch the birds. यदि आसमान गिर जाए तो हम बर्ड्स को पकड़ लें। ठीक है, संभव है? पॉसिबल है? नहीं है। इफ द स्काई फेल, यदि आसमान गिर जाए, यहाँ फेल यूज हो रहा है। क्या है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म? यदि आसमान गिर जाए, वी शुड कैच, यहाँ पे शुड प्लस V1 वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह का कॉम्बिनेशन है जैसे पहले वाले में आया हुआ है, इधर पास्ट टेंस है और इधर ये शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू शो द अनरियलिटी ऑफ द एक्शन। इमेजिनरी एक्शन है, काल्पनिक जो एक्शन है उसको व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। अभी एग्जांपल देखिए, इफ आई वर द पीएम आई वुड मेक यू अ मिनिस्टर। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं आपको मिनिस्टर बना देता। इफ आई वर द पीएम, ये भी अनरियल है, इमेजिनरी है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वर का यूज हो रहा है। वर का यूज किस लिए आता है, टेंसेस में जो पढ़ा था पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज हो रहा था हेल्पिंग वर्ब थी वो, एज ए हेल्पिंग वर्ब। बट हियर it is being used, rather we can say that it is the special use of this verb in order to show the unreality of the action। इस एक्शन की अनरियलिटी को शो करने के लिए, इसके काल्पनिक कैरेक्टर को शो करने के लिए वर्ब का यूज किया गया। इफ आई वर द पीएम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आपको मिनिस्टर बना देता। क्या हो रहा है यहाँ पे, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और इधर जो है पास्ट टेंस वाला, पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज हो रही है। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, इधर पास्ट है और इधर प्रेजेंट की, वुड के साथ प्रेजेंट की वर्ब यूज हो रही है। तो ये सीक्वेंस है, टेंस का सीक्वेंस है, इधर पास्ट है इधर प्रेजेंट है, इधर पास्ट है इधर प्रेजेंट है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अनरियलिटी ऑफ द एक्शन। इस तरह का सीक्वेंस टेंस का यूज हो रहा है। इस तरह से एक और है, इम्पॉसिबल कंडीशन। इसमें ऐसी कंडीशन, सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन होगी जो कि इम्पॉसिबल है, उसको कोई पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी चीज को व्यक्त करने के लिए, ऐसे किसी एक्शन को, ऐसे किसी बात को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से टेंसेस का कॉम्बिनेशन यूज होगा वो देखते हैं एग्जांपल से। If you had worked hard, you would have
पास्ट इन 2020। इसी तरह से ये भी बड़ा सेंटेंस है, दो पार्ट्स में इजीली ब्रेक हो रहा है। एक तरफ मेन क्लॉज है, दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज कौन सी है? ये मेन क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में स्टैंड कर रही है, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है। और ये सबऑर्डिनेट है, क्योंकि अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकती। और अब इसका टेंस देखते हैं। इधर ये जो हेड वर्ब है, ये क्या है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इधर क्या हो रहा है? वुड हैव प्लस V3। वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है इसको पूरा करना। कैसे असंभव है? आप खुद देखो इसको। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता तो यू वुड हैव पास्ड इन 2020, तो आप 2020 में पास हो गए होते। ठीक है, अब 2020 दोबारा तो आएगा नहीं, आ गया एक बार, अब 2021 चल रहा है। क्योंकि ये ईयर जो है, ये टाइम जो दिया हुआ है वापस नहीं आएगा, इसलिए जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल है। वो अलग बात है कि इस बार आप हार्ड वर्क करोगे तो आप पास हो जाओगे, 2021 में या 22 में आप पास हो जाओगे, अलग बात है। लेकिन ये जो टाइम चला गया ये तो आएगा नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, इस इम्पॉसिबल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए क्या हो रहा है? इधर टेंस कौन सा यूज हो रहा है? हैड प्लस V3। दैट मींस पास्ट परफेक्ट। इधर क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है। और उधर वुड हैव, शुड हैव, वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है। ये इसका सीक्वेंस है टेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, यदि आपने मुझे पहले बताया होता, आई वुड हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम हांगकांग, तो मैं हांगकांग से एक अम्ब्रेला लाया होता। ठीक है, अब मैं जाके आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? कंडीशन जो है इम्पॉसिबल हो गई। फिलहाल ये काम नहीं हो सकता, इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर। ये पूरा पूरा जो एक्शन है, आई वुड हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम हांगकांग, जो मेन क्लॉज है इसकी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसमें ये हेड टोल्ड है, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और इधर क्या हो रहा है? ये वुड हैव प्लस V3, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है।
third form, either had plus third form usually, and it comes in the category of impossible condition because the action cannot be completed now. What is being told here, it is impossible to complete that action. ये तीन तरह की कंडीशन हुई, ओपन कंडीशन, अनरियल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। और आप देख रहे हैं कि सारी सारी टेंस के ऊपर डिपेंड है। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका जानना बहुत जरूरी है। किसके लिए? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो हम कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के लिए टेंस का जो उसके जो रूल्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है।